असल में एक ICMAP का सेशन था मेरा 6 से 9, और वो कंडक्ट कर रहा था, इसलिए आपका सेशन नहीं हो सका था, तो मैंने इंटीमेट कर दिया था आप बच्चों को। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर आज जो काम हमने करना है, इसके अंदर एक गड़बड़ कर गए यार। यहाँ पे ये नहीं लिखना चाहिए था हमें, ये लिख दिया पकड़ के। तो देखिए, हम बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग के टॉपिक को ही लेकर चल रहे हैं अभी, लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसका ताल्लुक जो है वो मार्केट इन्वायरमेंट के साथ है। तो हम इसे कहते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट, जिस पे आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं कि दुनिया में मार्केट इन्वायरमेंट जो है उसको लिए बिना कोई हल नहीं है। यानी अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी प्रोसेस को ये समझें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी प्रोसेस को अगर हम ये समझें कि वो अपने माहौल से अलहदा होकर रह सकता है, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। उसकी वजह ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये अपनी इन्वायरमेंट से अलहदा हो ही नहीं सकती। इन्हें जो कुछ भी एज अ रॉ मटेरियल लेना है या इनपुट लेना है, वो भी इन्होंने इन्वायरमेंट से ही लेना है, और इन्होंने जो कुछ प्रोड्यूस करना है वो भी ला के इन्वायरमेंट को ही देना है। लिहाजा ये फोर्सेस अपनी इन्वायरमेंट से अलहदा नहीं हो सकती, किसी भी सूरत अपनी इन्वायरमेंट से हम इन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो ये अपनी इन्वायरमेंट के साथ लाजमन वाबस्ता होते हैं, माहौल से अलग नहीं किए जा सकते। तो वंस दे आर नॉट बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, so there must be we go through discuss some sort of factors which are prevail in the market, which are prevail in the market environment. तो हमारे ऊपर ये कंपल्शन बन जाती है कि हम उन फैक्टर्स का जिक्र करें जो कि इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं और हमारे बिजनेस के सर्कमस्टांसेस पर असरअंदाज होते हैं। इस हवाले से अगर हम इस चैप्टर की समरी को देखते हैं, तो अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग को तो समझा है, लेकिन जो ज़रूरी काम करने वाले हैं उसके अंदर इस वक्त इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग में तो इसकी इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है, जिसके अंदर पाया जाता है आपका पेस्टल फैक्टर, और ये एज इट इज़ आपकी कोर्स आउटलाइन का हिस्सा है। और दूसरी चीज़ जो है वो है आपका कंज्यूमर बिहेवियर। लेकिन अभी हम इस तरफ नहीं चलते, सबसे पहले चलते हैं इन्वायरमेंट की तरफ, जिसकी भी हम बात करें, फिर चलेंगे कंज्यूमर बिहेवियर की तरफ। तो सबसे पहले चलते हैं इन्वायरमेंट की तरफ। इन्वायरमेंट के हवाले से देखा जाए तो हम पहले से जानते हैं कि दो तरह के एनालिसिस होते हैं। एक एनालिसिस होता है जिसको आप पेस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें ये होता है कि पॉलिटिकल फैक्टर दो हो जाते हैं, एक तो पॉलिटिकल फैक्टर इसमें आ जाते हैं, दूसरे इसके अंदर लीगल फैक्टर आ जाते हैं। और सोशल के भी तीन हिस्से बन जाते हैं। एक सोशल में डील कर लेते हैं आप सोशल फैक्टर्स को, एक डील कर लेते हैं डेमोग्राफिक को, और एक डील कर लेते हो आप लोग इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल। लेकिन यहाँ पे जो फिलिप कॉटलर ने अपनी मार्केटिंग की किताब में किया है उसी को फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि मैंने जो आज आपको शॉर्ट नोट्स अपडेट किए थे आपके गूगल क्लासरूम में, वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये सब हमने आखज वहीं से किए हुए हैं, फिलिप कॉटलर की बेसिक मार्केटिंग या प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग से। तो वो इस मॉडल की बजाय वो यूज़ करता है पेस्टल मॉडल। पेस्टल मॉडल का फ़ायदा ये है कि हर फैक्टर एक एक अलग-अलग हो जाता है। जैसे पेस्टल में पी जो है, इससे मुराद पॉलिटिकल फैक्टर है,
ई जो है इससे मुराद इकोनॉमिक फैक्टर है, एस से मुराद सोशल, टी से मुराद टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, टी से मुराद टेक्नोलॉजिकल, और ई से मुराद इकोलॉजिकल, और एल से मुराद लीगल। इस तरह ये 6 के 6 फैक्टर जो है वो कवर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इनको ज़रा मार्केटिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इनको F1 में डिस्कस कर चुके हैं, जिसको फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं ना F1 में, तो F1 में ये जो मॉडल्स हैं या ये जो आपके फैक्टर्स हैं, वहाँ पर ये जर्नल बिजनेस के हवाले से डिस्कस होते हैं। लेकिन यहाँ जर्नल बिजनेस, यहाँ स्पेसिफिक with related to the specific related with the marketing, यहाँ इनका ताल्लुक जो है प्योरली मार्केटिंग के साथ। अब जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं, जो कि हमारे पॉलिटिकल फैक्टर। देखिए बात ये है कि जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं ये डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस को, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो ज़ेर बहस आते हैं, जैसे टैक्स हो गया, सब्सिडीज़ हो गई, गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली सब्सिडीज़ हो गई, ठीक है जी, गवर्नमेंट का कोई नया लीगल सिस्टम आ गया, या गवर्नमेंट जो है कोई नया लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम आ गया, बिजनेस की कोई, या ये कह लीजिए कि गवर्नमेंट ने कोई नया हेल्थ इंट्रोड्यूस करा दिया, हेल्थ सिस्टम, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, कोई बड़ा सा डैम बना दिया है, गवर्नमेंट ने कोई ट्रेन सिस्टम बना दिया है, कोई एयर लाइन नहीं बना दी है, ठीक है, कोई रेलवे सिस्टम बना दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। तो इसकी वजह से हमारा बिजनेस ऑपरेट होता है। लिहाजा जो गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट पे, ठीक है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला है, कहते हैं कि जो हमारी कारोबारी दुनिया है, पर्टिकुलरली जो हमारी मार्केटिंग की दुनिया है, ये बहुत ज़्यादा इस बात पे बेस करती है कि हमें किस कदर अमन व अमान मिलता है। यू आर गोइंग टू डिस्कस स्टेबिलिटी कितनी आप देते हैं। कोई भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी अफरा तफरी हमारे कारोबार के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती है। मार्केटिंग विजडम जो है, या विजडम ऑफ मार्केटिंग जो है, वो प्रिवेल अमन व अमान के बाद करता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो बिजनेस के अंदर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई सर्वाइवल पॉसिबल हो सके। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम बनाया जाए वो बड़ा काम हो, वो बड़ा सपोर्टिव हो, वो उसके अंदर बिजनेस के लिए बड़ा रूम हो, और फिर इस तरह से निज़ाम बनाया जाए कि इसके अंदर बार बार रद्दो बदल ना हो। कभी डिक्टेटरशिप आ जाए, कभी डेमोक्रेसी आ जाए, कभी डेमोक्रेसी भी इंस्टेबल अनस्टेबल सी हो, तो फिर हमारे कारोबार नहीं चलते। अगर हमें अपनी मार्केटिंग का बाज़ार गर्म करना है तो पहली चीज़ ये है कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हमें लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, हमें एक निज़ाम चाहिए, इंस्टीट्यूशंस चाहिए स्ट्रॉन्ग किस्म के, और उन इंस्टीट्यूशंस के आपसी अच्छे रिलेशनशिप चाहिए। यानी इंस्टीट्यूशंस चाहिए। इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, ज़ाहिर है पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन होती है, इसी तरह जो है कोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशन होती है। तो ये तमाम जो है इनके आपस में जो सिस्टम है वो बड़ा मजबूत एक सिस्टम हो, एक ऐसा सिस्टम जिसमें नॉर्म्स बड़े अच्छे हों, कल्चर बड़ा अच्छा हो, एक दूसरे के गिराने की बजाय एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। तो इस तरह की जो आइडियल इन्वायरमेंट होती है, वहाँ पे जो बिजनेस इन्वायरमेंट स्टैब्लिश होती है वो बड़ी सपोर्टिव होती है। लिहाजा हमें अपने बिजनेस को अगर इस्टेब्लिश करना है और हमें अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, तो फिर हमें सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि एक अच्छा निज़ाम लाना पड़ेगा। तो ये है जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। हाँ, पॉलिटिकल सिस्टम में और भी चीज़ें आ जाती हैं,
جیسے بعض اوقات گورنمنٹس آتی ہیں تو وہ ایک پالیسی لے آتی ہیں، اور وہ پالیسی ہوتی ہے کہ ہم نے زیادہ تر بزنسز گورنمنٹ کے کنٹرول میں رکھنے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں یہ نیشنلائزیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات گورنمنٹس آتی ہیں، یہ رہا ہے کہ تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ دنیا بھر میں 1970s تک یہ بڑا رہا ہے کہ نیشنلائز کرتے ہیں ہر چیز کو، لیکن پھر ایک دور آیا جس کو ہم کہتے ہیں ڈی نیشنلائزیشن کا زمانہ آیا ہے، کہ چیزیں جو ہے ڈی نیشنلائز کر دی گئی ہیں، یعنی پرائیویٹائز کر دی گئی ہیں، اور اس حد تک کر دی گئی کہ سنگاپور ایئر لائن پرائیویٹائز ہے، برٹش ایئر ویز پرائیویٹائز ہے، تو پھر پرائیویٹائزیشن کا زمانہ آ گیا۔ اس طرح یہ چیزیں جو ہیں یہ اپ ڈاؤن ہوتی رہی ہیں، بدلتی رہی ہیں، اور سوئچنگ ہوتی رہی ہے اس کے اندر، یعنی ان کے اندر کوئی ایک نظام نہیں چلا۔ لیکن بہرحال نظام کو چلنا ہے تو یہ تو بات ہے کہ اس میں سے آپ کی پالیسی کیا ہے، نیشنلائزیشن ہے، ڈی نیشنلائزیشن ہے۔ پھر اس کے اندر بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو حکومتیں ہیں ان کی جو ہے وہ ہاؤسنگ پالیسی کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے پروڈکٹ تو گھروں میں بکتے ہیں نا، بجلی کے بلب ہیں، الیکٹرک لائٹس ہیں، اکوپمنٹ ہے، الیکٹرانکس ہے، تو ہاؤسنگ پالیسی کیا ہے، ٹاؤن ڈیولپمنٹ پالیسی کیا ہے۔ بعض ملکوں میں ٹاؤن ڈیولپ کرنا بڑا اسٹرکٹ کام ہے، کیونکہ ایگریکلچر لینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے، تو ٹاؤن ڈیولپمنٹ کی کیا پالیسی ہے۔ بعض ملکوں میں اوپن ہے، جس پاکستان میں تو مرضی ایگریکلچر لینڈ کو تباہ کر رہے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، فارمنگ کی کیا پالیسی بناتی ہے حکومت، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی پولیٹیکل نظام اور ہماری مارکیٹنگ سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے۔ ایجوکیشن پالیسی کیا ہے حکومت کی، ٹھیک ہے جی۔ ابھی بات کر رہے تھے ہیلتھ پالیسی کیا ہے، یہ ظاہر ہے بہت سارے بزنس ہیلتھ سے وابستہ ہیں، ہاسپٹلز ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، یہ چیز ہے۔ اسی طرح حکومت کا کرائم کنٹرول کا کیا پلان ہے، یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بات اہم ہے کہ جو حکومت ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ انرجی پالیسی کو کیسے لے کے چلتی ہے، کیا وہ ایسے سورسز ڈھونڈ کے لاتی ہے جس سے انرجی زیادہ، یعنی بجلی زیادہ اور سستی ہو۔ بجلی زیادہ اور سستی ہوگی تو ہمیں فائدہ ہوگا نا، اور پھر اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو ہے گورنمنٹ کا یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کی فورن پالیسی جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ ملکوں سے تعلقات ہوں گے تو ہم کوئی چیز ایکسپورٹ کر سکیں گے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا سکیں گے۔ تو یہ ہے بیسیکلی وہ چیزیں جس کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل اینگل سے دیکھتے ہیں، سیاسی اینگل سے دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن کیسے ٹیکل ہوتی ہے۔ تو دیز آر ویری امپورٹنٹ ان دس ریگارڈ، یہ بڑی اہم ہوتی ہیں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں، آپ اگر بات کرتے ہیں، اس سے آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں اکنامک فیکٹرز میں، تو اکنامک فیکٹرز میں کافی ساری چیزیں آتی ہیں۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ کام کر رہی ہے ان کی بیسیکلی جو اکنامک پالیسی ہے یا اکنامک سسٹم ہے وہ کیا کہتا ہے۔ دیکھیے اصل میں تو چار چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر اکانومی چاہتی ہے کہ ان کا گروتھ جو ہے نا وہ بہت اچھی ہو، گروتھ اچھی ہو، یعنی جی ڈی پی جو ہے نا وہ بہت بڑھے۔ چونکہ جی ڈی پی بڑھنے سے تین فائدے تو اسٹریٹ اوے ہو جاتے ہیں۔ جی ڈی پی بڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ کے ملک میں مور گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس ہوئی ہیں۔ تو اگر آپ کے ملک میں زیادہ گڈز اور سروسز پروڈیوس ہوں گی تو پہلا مسئلہ تو آپ کا یہی حل ہو جائے گا تو دیکھیے زیادہ گڈز اینڈ سروسز آپ پروڈیوس کرتے ہو تو پہلا مسئلہ تو آپ کا یہی حل ہو جاتا ہے کہ جی بہت ساری گڈز اینڈ سروسز آپ کے پاس ہیں، تو گڈز اور سروسز آپ کے پاس ہیں تو اس کے مطلب بنتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے پرائسز آپ کی کنٹرول ہو جائیں گی، چونکہ آپ نے جو ہے وہ اچھی گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس کر لی ہیں تو پرائسز خود بخود کنٹرول ہو جائیں گی۔ زیادہ گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے جابس بھی اچھی ہیں، اس کا مطلب ان امپلائمنٹ کنٹرولڈ ہے۔ ان امپلائمنٹ کنٹرولڈ ہے۔ اور اگر گڈز اینڈ سروسز کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہو کہ جی
गुड्स ज़्यादा हैं तो ज़ाहिर है एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करोगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे तो ज़ाहिर बात है रेवेन्यू भी ज़्यादा अर्न करोगे, ये भी एडवांटेज है आपको। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज यानी अगर किसी मुल्क का जीडीपी अच्छा है तो ये एडवांटेजेस तो अपनी जगह ज़रूर मिलेंगे उसे। लेकिन इसके साथ ये भी चीज़ वाबस्ता है कि हमारी कोशिश ये होती है या मीशत में मार्केटिंग और बिजनेस का बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मैटर करता है कि जीडीपी बढ़ने के साथ साथ बैलेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है। क्योंकि ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि माशरे में जितना बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा उतनी सेल्स ज़्यादा होंगी, उतनी सेल्स ज़्यादा होंगी, उतनी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेची जा सकती हैं। लेकिन अगर मुआशरा तफावत का शिकार होगा, अनबैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, तो मामला मुश्किल हो जाएंगे। फिर नुकसान ये होगा कि देयर विल बी अ फ्यू सेगमेंट्स, चंद सेगमेंट्स होंगे हु कैन बाय, सिर्फ चंद एक सेगमेंट्स होंगे जिनके पास पैसा होगा और वो चीज़ खरीद सकेंगे, और बाकी सेगमेंट्स के पास पैसा ही नहीं है तो वो चीज़ कहाँ से खरीदेंगे और कैसे बेचेंगे। तो ये मुश्किल हो जाएगी। बेहतर ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज खूब प्रोड्यूस हो इकोनॉमी में, प्राइस कंट्रोल हो, जॉब ज़्यादा हो, जॉब ज़्यादा होंगी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, सेल और बढ़ेगी, मार्केट और एक्टिव होगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी तो आपके पास फॉरेन मार्केट का भी स्कोप जो है वो भी होगा। और फिर अगर तकसीम दौलत यानी कि जो है बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, सेल्स और बढ़ेंगी, सेगमेंट्स की बजाय पूरी मास मार्केट बनेगी, तो फिर फ्यू सेगमेंट्स नहीं रहेंगे। तो ये इसमें होना चाहिए। लेकिन इकोनॉमी का या मार्केटिंग का सारा खेल जो है वो बेसिकली इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि हमारी जो है वो एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं। क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशंस अच्छी होंगी, सोच अच्छी होगी, तौक़ात हमारी जो है वो बड़ी मुस्बत होंगी। अच्छी तौक़ात के नतीजे में फ़ायदा ये होगा कि एक तरफ तो हाउस होल्ड जो है वो बहुत अच्छा डिमांड करेगा, यानी पैसा कमाएगा लेकिन उसको खर्च कर देगा, पैसा कमाएगा उसको खर्च कर देगा। जी बिल्कुल, करेंसी भी बेहतर होगी, आप दोस्त ने बिल्कुल सही कहा। तो डिमांड बढ़ेगी, एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव होंगी। लेकिन सिर्फ कंज्यूमर साइड नहीं है इसका फायदा। अगर आप देखें तो इसका दूसरा एडवांटेज जो है वो चला जाता है बिजनेस को, कि बिजनेस कॉन्फिडेंस भी साथ बढ़ जाता है ना, तो फिर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। यानी एक तरफ तो कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस की वजह से डिमांड बढ़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ बिजनेस कॉन्फिडेंस की वजह से इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा होगा। तो पैरेलल ये बायर हो गया और ये प्रोड्यूसर हो गया, तो दोनों ही एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे और इस तरह कारोबारी दुनिया ग्रो करेगी। और इन हालात में ऑब्वियसली जब दोनों तरफ फायदा हो रहा है तो गवर्नमेंट को भी टैक्स डट के मिलेगा, और गवर्नमेंट को अगर टैक्स मिलता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, तो ज़रा गवर्नमेंट ने भी कोई घर तो नहीं ले जाना, वो भी आपके लिए अच्छे डैम्स बनाएंगे, अच्छी रोड्स बनाएंगे, यानी एक तरह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे आपके लिए। तो वो देखिए ना, एक तरफ फायदा नहीं, मल्टीपल साइड फायदा है। जब मुस्बत होता है हर तरफ मुस्बत है, हाउस होल्ड भी पैसे खर्च कर रहा है, चीज़ें बिक रही हैं, बिजनेस भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कारोबारी दुनिया चल रही है, अच्छा उससे उससे रोज़गार और बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, गवर्नमेंट भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। और अगर ये गुड्स की क्वालिटी अच्छी है तो ज़ाहिर बात है बीच में फ़ौरन बाहर भी कूद पड़ेगा कि ठीक है यार, इनकी इकोनॉमी से चीज़ मंगवा लेते हैं, जब सस्ती मिल रही है, अच्छी मिल रही है, टैक्स गुड,
تو اس سے آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑھتی اور آپ کے پاس پھر وہی بات ایکسپورٹ مارکیٹ آ جاتی ہے. تو اس طرح یہ جو کاروبار ہے یہ فلرش ہوتا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اب اس کے اندر اوبویسلی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی دنیا کی اکانومی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے ٹائم گزرے تو ٹائم کے ساتھ ساتھ وہی جی ڈی پی جس کی ہم نے بات کی ہے وہ سموتھلی بڑھے. ٹائم کے ساتھ ساتھ جی ڈی پی سموتھلی بڑھے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. ہوتا کیا ہوتا ہے کہ انسان نا توقعات پہ بیس کرتا ہے. اس لیے جب یہ ٹائم کے اعتبار سے جی ڈی پی بڑھتا ہے تو یہ بجائے سیدھا بڑھنے کی یہ اس طرح فلکچویٹ ہوتا ہے. فلکچویٹ ہوتا ہے تو پھر الٹیمیٹلی اس کے اندر ڈفرینٹ بزنس فیزز بن جاتے ہیں. جیسے اگر رائزنگ پہ جا رہا ہے ہم اسے ریکوری کا نام دے دیتے ہیں. اگر بالکل عروج پہ ہے تو ہم اسے پیک کہہ دیتے ہیں. ڈکلائن کر رہا ہے تو ریسیشن کہہ دیتے ہیں. بالکل گرا ہوا ہے تو سلمپ کہہ دیتے ہیں. اس طرح یہ 4 فیزز بن جاتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ جب بھی اکانومی بوم میں آتی ہے تو یہاں تو مارکیٹ اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے. یعنی جو چیز ہم بناتے ہیں جیسی بھی بناتے ہیں وہ بکنا شروع ہو جاتی ہے. اور چیزیں جو ہے وہ لاتعداد مقدار میں بنتی اور بکتی ہیں. یعنی اصل میں کہانی ہے کہ ایکسپیکٹیشنز آر سو ہائی. جب ایکسپیکٹیشنز ہائی ہوں گی تو ڈیمانڈ ہائی ہوگی. ویری ہائی. اور جب ڈیمانڈ ہائی ہوگی تو پھر ظاہری بات ہے انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہائی ہو جائے گی. اور پھر امپلائمنٹ بھی ہائی ہو جائے گی. لیکن اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ جب ڈیمانڈ بہت ہائی ہو جائے گی تو یہاں پرائسز بھی تو ہائی ہوں گی نا. تو اس کا یہ بھی ہے چیزیں بکتی ہیں لیکن پرائسز بڑی ہائی ہوتی ہیں. بوم. لیکن ہوتے 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 پیسے کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بینکس ہاتھ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. انٹرسٹ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا جیسے ہر عروج کو زوال ہے. عروج سے مجھے عروج یاد کرا دیا ہم نے. اچھا تو ہر عروج کو زوال ہے. اسی طرح جب عروج آتا ہے یا آتی ہے تو بینک تنگ پڑ جاتے ہیں پیسہ دے دے کے. ریٹ آف انٹرسٹ بڑھا دیتے ہیں. آپ سب لوگ فائنینس کے آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہیں سے ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. اب انٹرسٹ ریٹ کیسے بڑھے گا؟ انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا تو آپ سب بچے جانتے ہیں انویسٹمنٹ کیا ہو جائے گی. اچھا انٹرسٹ ریٹ بڑھے تو انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کوئی بچہ لکھ کے مجھے بتا سکتا ہے کمنٹس میں؟ انویسٹمنٹ ڈکریز شروع ہو جائے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم. اب ایک دفعہ انویسٹمنٹ کو ڈپ لگ گیا تو یہ سارے ویریبل اوپر کی بجائے نیچے کو. سارے ویریبل اوپر کی بجائے نیچے کو جانا شروع ہو جائیں گے اور ہم نیچے سلپ ہونا شروع ہو جائیں گے. ہوتے 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 ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ یہ جو لکھا ہے نا ویری ہائی اس کی جگہ لکھ دو ویری لو. ایکسپیکٹیشنز لو, ڈیمانڈ لو, انویسٹمنٹ لو, امپلائمنٹ لو, پرائسز لو. پھنس گئے سلم میں جا کے. اب اس کو الٹ بینک تنگ پڑ جائیں گے. قرضے ہی لینے کوئی نہیں آ رہا. پیسہ جمع ہوا ہے کیا کریں؟ وہ ریٹ آف انٹرسٹ کم کر دیں گے. ریٹ آف انٹرسٹ گرائیں گے انویسٹمنٹ بڑھنا شروع ہو جائے گی. انویسٹمنٹ بڑھنا شروع ہوگی ہم دوبارہ پھر اوپر جانا شروع ہو جائیں گے. اس طرح یہ بزنس اینڈ مارکیٹنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ فلوٹ کرتی رہی ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ یہاں یہ ضرور جاننا چاہیں گے
कि मार्केट में इन्फ्लेशन कैसे हो जाता है। देखिए बात ये होती है, इन्फ्लेशन असल में हर इकोनॉमी में दो तरह से फ्लो कर रहा होता है। जैसे अगर पाकिस्तान की मार्केट को अगर आप लेंगे ना, तो पाकिस्तान की मार्केट में 3 क्लासें होती थी, लेकिन अब 2 ही क्लासेस हैं। एक पाकिस्तान में है एलीट क्लास। तो जो एलीट क्लास है, इसने एक इन्फ्लेशन क्रिएट किया हुआ। एलीट क्लास का मसला ये है कि ये लोग जो हैं ये डिमांड बहुत बढ़ाते हैं, यानी इनके पास पैसा ज़्यादा है। तो इन्होंने ये किया हुआ है कि जैसे अगर ये मेरे पास डिमांड कर्व है, ये मेरा सप्लाई कर्व है, ये इक्विलिब्रियम है, इन लोगों ने डिमांड की हद की हुई है, यानी आप कह देंगे इन्होंने तो लूट पाई हुई है। ठीक है जी। तो ये डिमांड जो है इन लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हुई है चीज़ों की। ये खरीदारी इतनी ज़्यादा करते हैं, गोश्त खरीदने गए हैं तो उससे ये नहीं कहना गोश्त 2 किलो दे दो, किलो दे दो, नहीं कहना ये बकरा ही तोल दो। कोई और चीज़ खरीदने जाएंगे, कहेंगे जी अच्छा जी ये क्या है जी, ये ज़रा 2 मन चीज़ में रख दो, खानी नहीं खानी वो अलग बात है। तो जो एलीट क्लास है उसने जो इन्फ्लेशन क्रिएट किया हुआ वो है डिमांड पुल। इन्होंने डिमांड पुल किया हुआ हमारे लिए। तो ये है रिच क्लास। तो जो रिच क्लास है उसने ये काम किया हमारे साथ, ये चीज़ों जो कीमतें उसकी बढ़ाई हुई हैं। उसके अंदर मटन है, उसके अंदर आप देखोगे तो जो है वो सीमेंट है, स्टील है, यानी वो चीज़ें जो कि बुनियादी ज़रूरत में कम आती हैं, लेकिन इन लोगों ने इसकी कीमतें खूब बढ़ाई हुई हैं। बुनियादी भी हैं कुछ, लेकिन बहरहाल इन्होंने बढ़ाई। तो रिच क्लास जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन कर रही है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि लोअर क्लास हैं। जो हमारी लोअर इनकम ग्रुप है, इनका मसला ये है कि इनसे मुतल्लिका जो चीज़ें हैं वहाँ पे डिमांड पुल की बजाय ना वहाँ कॉस्ट पुश प्रॉब्लम है। इन बेचारों को चाहिए क्या होता है, इनको मेडिसिन चाहिए, इनको शुगर चाहिए, इनको वीट चाहिए, इनको कोई बिजली का सामान, इलेक्ट्रिकल चीज़ें चाहिए, लाइट्स बल्ब्स वगैरह। तो जो इनकी चीज़ें हैं उसके अंदर मसला ये है कि कॉस्ट हाई हो गई है। तो एक तरफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, तो दूसरी तरफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट था 4-4.5 रुपए का, ऐसे कोई 8 साल पहले, तो अब वो एक टेन्योर गुजरा किसी का तो वो 8-10 रुपए का हो गया, और आज अभी जो है मैं 16-17-18 रुपए का है। तो जब बिजली का यूनिट इतना महंगा होगा तो सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी। सब जो प्रोड्यूसर है ना वो प्रोड्यूस करने को ज़्यादा तैयार नहीं है, उसकी वजह ये कि कॉस्ट बढ़ गई। तो यहाँ पे जो दूसरी क्लास है उसका मसला जो है वो है कॉस्ट पुश का। तो लोअर क्लास की चीज़ों में कॉस्ट पुश है और एलीट क्लास में डिमांड पुल है। लिहाजा मार्केट में ओवरऑल ही हमारी मार्केट में प्राइसेस हाई हैं और उसमें इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि आप सब बच्चे जानते हैं कि चीज़ें तब बिकती हैं जब कोई रोज़गार अच्छा हो, लोग जॉब से लगे हों, पैसे कमाते हों, अर्न करते हों, तो तभी बात बनती है ना। यहाँ लोगों के पास रोज़गार ही ना हो तो काम कहाँ से चलना। तो यहाँ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास रोज़गार है कि नहीं। अब देखा जाए जो हमारी मार्केट है उसमें जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। एक तो आसान डेफिनेशन ये है कि जॉब सीकर्स ज़्यादा हैं और जॉब्स कम हैं। ज़ाहिर बात है जब जॉब्स कम होंगी, जॉब सीकर ज़्यादा होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट की हमारे यहाँ सिचुएशन ये है कि जो आपकी स्किल्स हैं वो किसी और चीज़ की हैं, और जो जॉब आप कर रहे हैं वो
कोई और है, जैसे कि पायलट साहब हैं, जहाज उड़ाते हैं ऐसे, लेकिन आज कल स्कूल में पीटी मास्टर लगे। इंजीनियर साहब हैं, ओनर ने किसी प्रोजेक्ट पे चाहिए, लेकिन वो जनाब जो है वो आजकल जो है वो टेक्नीशियन लगे हुए कहीं। अब इंजीनियर को टेक्नीशियन की जॉब तो नहीं करनी होती। ये भी अनएम्प्लॉयमेंट है। अब जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है, इससे पैसा तो नहीं आएगा, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, ज़ाहिर है चीज़ें बिकेंगी नहीं, तो मार्केट तो श्रिंक हो गई ना, बिजनेस तो श्रिंक हो गया आपका। अब इसमें मुख्तलिफ रीजंस देते हैं। ये कहते हैं कि देखें, एक तो वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसको आप साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, वो तो हर बिजनेस साइकिल के साथ आनी ही है। ये हर रिसेशन पे लोगों को फारिग किया जाना है, जॉब से निकाला जाना है, और हर रिकवरी पे दोबारा फिर कॉल किया जाना है। ठीक है जी। तो ये तो साइक्लिकल है, ये तो अनएम्प्लॉयमेंट होती ही है, और ये पार्ट ऑफ बिजनेस साइकिल है। ये हर 7-8 साल बाद रिवाइज होनी होती है। तो वो कहता है जी एक तो ये है, ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो होनी होनी। दूसरी जो चीज़ है जिसको ये कहते हैं, वो कहते हैं जी ये जो है ना जी, ये आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, कि कुछ लोग एक जॉब छोड़ के दूसरी पे जा रहे होते हैं, तो ज़रा वक्त लग जाता है एक जॉब से दूसरी पे जाते हुए। ये भी होती है इकोनॉमी में। टेक्नोलॉजिकल भी होती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो लोग जो हैं वो फिर ज़ाहिर बात है नई टेक्नोलॉजी नहीं सीख पाए तो पीछे रह गए। इसी तरह स्ट्रक्चरल होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी इकोनॉमी है, उसका स्ट्रक्चर बदल गया है, एक सेक्टर ही ख़त्म हो गया, तो उससे भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। तो वो कहते हैं ये भी अनएम्प्लॉयमेंट का हिस्सा होती है, चले हम वो भी मान लेते हैं। तो वो कहते हैं ये यूनियंस की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, चूँकि रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल करती है कि वेजेस बढ़ा दी जाती हैं, अफोर्ड नहीं हो पाता वर्कर, तो ये भी अपनी जगह होती है। बहरहाल देयर आर नंबर ऑफ रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट है, मसला तो यही बनता है कि जो है दो मकसद यही है कि भाई इससे बिजनेस शेयरिंग होगा, और हमारी मार्केटिंग जो है वो तो फिर काम नहीं करेगी। ये है अनएम्प्लॉयमेंट का रोल। ठीक है जी। अच्छा, अब जो आप बात करें, अगर क्या नाम लेते हैं, इसको फिर कंट्रोल कैसे किया जाए, तो कंट्रोल करने के लिए इनके पास दो हथियार हैं। एक हथियार इनके पास है जी कि इसको फिजिकल पॉलिसी से सॉल्व करो, प्रोजेक्ट शुरू कर दो, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर इंजीनियर्स को अकोमोडेट करो, वर्कर्स को अकोमोडेट करो। इस तरह इनको जॉब्स मिलेंगी, और मिलेंगी तो इकोनॉमी में थोड़ा सा जो है वो सांस लेगी इकोनॉमी, प्रोजेक्ट्स लगेंगे, पैसा लोगों के पास जाएगा, तो वो बाइंग शुरू कर देंगे। बाइंग शुरू करेंगे तो हमारी मार्केटिंग की एफर्ट भी कामयाब हो जाएगी, कारोबार में भी कोई हिलजुल आ जाएगी। और दूसरा तरीका इसमें है कि आप मॉनेटरी पॉलिसी को भी इस्तेमाल करो। मॉनेटरी पॉलिसी को इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये होगा कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करोगे तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, तो फिर रोज़गार लोगों को मिलेगा, वो कारोबार ग्रो करेगा, कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। ये भी एक बड़ा ट्रिमेंडस तरीका है। तीसरी कमर्शियल पॉलिसी है, जिसके तहत ये किया जा सकता है कि वक्ती तौर पे या अपना एक्सचेंज रेट जो है उसको डिवैल्यू कर लेते हैं। एक्सचेंज रेट को डिवैल्यू करने से तो हमारी चीज़ें और दूसरों के लिए सस्ती हो जाएंगी, तो इससे हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा तो अल्टीमेटली जो है हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ का बाइस बनेगा। तो ये भी एक तरीका है कि आप एक्सचेंज रेट जो से डिवैल्यू कर लें वाया कमर्शियल पॉलिसी, उससे भी काफ़ी काम बन जाता है। तो ये बच्चों हमने एक क्विक रिव्यू ले लिया। इकोनॉमिक फैक्टर के लिए। अब थोड़ी सी बात हो जाए आपके
सोशल फैक्टर्स के ऊपर। अब थोड़ी सी बात हो जाए आपके सोशल फैक्टर्स के ऊपर भी, तो मैं ज़रा सोशल फैक्टर को भी अपडेट करता हूँ थोड़ा सा। देखिए जो सोशल फैक्टर्स हैं इसके अंदर एक तो देखिए बात हम ये कहते हैं कि जो हमारे सोशल फैक्टर्स हैं उसके अंदर पाकिस्तान में लोगों का एटीट्यूड क्या है, डाइट कॉन्शियस कितने हैं, सोच क्या बन रही है, डाइट हेल्थ में हमारे क्या ख्यालात हैं, ठीक है जी, फिटनेस क्लब ज्वाइन कर रहे हैं लोग, ये सोशल चेंजेस हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो बर्थ रेट का मामला क्या है, बाकी चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ पे असल में ये दो चीज़ें, इनको अलग-अलग करना पड़ेगा। अब ये जो दो चीज़ें हमें अलग-अलग करनी पड़ेंगी इसके अंदर, एक तो आपका आ गया ना जी, जिसको आप सोशल फैक्टर तो कह रहे हैं लेकिन खाली सोशल फैक्टर नहीं कहा जाएगा। ये सोशल फैक्टर्स जो हैं ये ब्रेक हो जाते हैं कम से कम दो चीज़ों में, एक सोशल ट्रेंड्स और एक डेमोग्राफिक ट्रेंड्स के। दोनों का ही मार्केटिंग के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। जितने भी फैक्टर हैं उनमें से ये एक बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। लाहौर में अजान हो रही है तो हम 1 मिनट के लिए रुकते हैं, अजान हो जाने दें। अच्छा बच्चों, अब बात ये कि मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि जी मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ तो अचानक मेरी आवाज़ की बत्ती चली जाती है, आवाज़ कम हो जाती है। डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज़ ऐसे ही चलती रहे तो आप थोड़ा थोड़ा खाते रहे साथ साथ, कभी फल खाएं, कभी सेब खाएं, कभी अनार खाएं। तो अभी मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मैंने साथ में अनार के दाने निकलवा के रखे हैं। तो जब थोड़ा सा मुझे लगता है ना कि लाइट कम हो रही है, असल में ये जो कोविड है ना बंदे को हिला के रख देता है। तो मैं थोड़ा सा ना वो कोई भी चीज़ खा लेता हूँ, आपको आवाज़ तो जाती होगी चप चप की, लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं ना गिव एंड टेक है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज। अच्छा बच्चों, एनीवे अब बात ये कि डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, ये हैं आबादी के मामला। द मैटर्स आर रिलेटेड विद द पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन में हमारा क्या इंटरेस्ट है, देखिए सीधी बात है,
अगर किसी मुल्क की पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा तो जितनी बड़ा साइज होगा उतनी बड़ी मार्केट होगी। इससे तो गहरा ताल्लुक बनेगा ना जी उसका। मोर हेड्स मोर डिमांड, ठीक है ना जी। दूसरी बात ये, कारोबार कहाँ होगा, लोकेशन मैटर करती है। देखना पड़ेगा सिटीज में कितने लोग रहते हैं। अगर बहुत ज्यादा लोग सिटीज में रहते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ बिजनेस या कंसंट्रेशन ऑफ मार्केटिंग जो है, कंसंट्रेशन ऑफ मार्केटिंग वो सारी की सारी आपकी आ जाएगी सिटी की तरफ। ये भी चीज मैटर करती है। अब इसके अंदर एक चीज और है, वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन भी मैटर करती है कि जैसे देखिए एक आबादी है, उसके अंदर जो है वो जवानों की तादाद बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा यूथ है। ऐसी मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बिकेगा, हाउसेस की डिमांड बढ़ेगी, कार्स की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन ऐसी आबादी जिसके अंदर बच्चों की तादाद ज्यादा हो, ऐसी आबादी में आम तौर पे आपको जरा डिफरेंट ट्रेंड मिलेगा। यहाँ टॉयज ज्यादा बनने लगे हैं जी। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे जो है वो साइकिल्स, ट्राईसाइकिल्स वगैरह बन रही होंगी। और क्या हो सकता है जी बच्चों के लिए,